नमस्कार साथियों, मैं विष्णुचंद गौड़ पुनः आपके समक्ष तर्क दोष से संबंधित कुछ तर्क दोषों को यहाँ पर पीपीटी के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करूँगा। इससे पूर्व लेक्चर में हमने प्रासंगिकत्व तर्क दोष के 3 भेद, मुष्टियुक्ति तर्क दोष, दयामूलक तर्क दोष और श्रद्धामूलक तर्क दोष के बारे में पढ़ा। मुष्टियुक्ति तर्क दोष में बलपूर्वक या धमकाकर अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास करना या ऐसे निष्कर्ष की स्थापना करना जो कि उन परिस्थितियों में बिल्कुल भी प्रासंगिक न हो या गलत बात को सही साबित करने की कोशिश करना, वहाँ यह तर्क दोष उत्पन्न होता है। दयामूलक युक्ति तर्क दोष में उन परिस्थितियों से तार्किक रूप से प्रासंगिक न होते हुए भी किसी निष्कर्ष को इस आधार पर मनमाना कि वह व्यक्ति किन्हीं परिस्थितियों से मारा हुआ है, अर्थात उस व्यक्ति के प्रति अन्य लोगों में दया की भावना उत्पन्न करना। तीसरा तर्क दोष हमने पढ़ा था श्रद्धामूलक तर्क दोष। यह तर्क दोष आज के समय देखा जाए तो बहुत व्यापक रूप से समाज में फैला हुआ है। जैसे कि हम विभिन्न न्यूज़ चैनल्स, डिबेट्स, सामूहिक परिचर्चा आदि में देख सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जो अपने क्षेत्र विशेष में आदरणीय होते हैं, सम्मानित होते हैं, वो अपने क्षेत्र विशेष से अलग हटके किसी अन्य क्षेत्र विशेष में किसी ऐसी बात का सपोर्ट करते हैं जिनके बारे में उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है। जैसे कि विभिन्न फिल्म स्टार, क्रिकेटर, धार्मिक संतों के द्वारा राजनीति का प्रचार करना। इस संदर्भ में हम टीवी का खासकर उल्लेख कर सकते हैं कि आजकल टेलीविज़न में विभिन्न विज्ञापनों में हम ये क्लियर देख सकते हैं कि विभिन्न अभिनेता और खिलाड़ी, अभिनेत्रियाँ, ये सभी वस्तुओं का विज्ञापन करते हैं जो कि उनके क्षेत्र विशेष से पूर्णतः संबंधित नहीं होते हैं। तो यहाँ श्रद्धामूलक तर्क दोष ही उत्पन्न होता है। अब हम आगे बढ़ते और चौथे तर्क दोष पर चर्चा करते हैं। वह है लोक उत्तेजक युक्ति का दोष। यह तर्क दोष क्या है, आइए समझते। जब सावधानी पूर्वक किए गए विवेचन की जगह हम ऐसी युक्तियों का सहारा लेते हैं जो तथ्यात्मक निष्कर्ष हेतु हमारी भावनाओं को समर्थन देने और उन भावनाओं को पैदा करने के लिए उपयुक्त हो, अर्थात जब तर्क या तर्क वाक्य अप्रासंगिक होते हुए भी उसकी सत्यता प्रमाणित कराने के लिए लोगों में संवेगात्मक अप्रोच या संवेगात्मक आवेदन करने का प्रयास किया जाता है, अर्थात लोक उत्तेजना के द्वारा असत्य तर्क वाक्य को सत्य प्रमाणित करने का प्रयत्न ही यह दोष उत्पन्न करता है। अब इस तर्क दोष के बारे में आप समाज में व्यवहारिक रूप से कई उदाहरण देख सकते हैं। कई बार हम ऐसी बातों को सपोर्ट करने के लिए जिसके लिए बहुत ज़्यादा तर्क नहीं होते, तो लोगों की किसी संवेदना, किसी भावना को उभार कर और गलत बातों को भी मनवा लिया जाता है। जैसे कि हम राजनीति में देखते हैं, जातिवाद, संप्रदायवाद या धार्मिक मतभेद
इन सभी के प्रकरण में लोक उत्तेजक युक्तियों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और वहाँ विभिन्न समुदाय में घृणा वैमनस्य का वातावरण पैदा किया जाता है और लोगों की भावनाओं का प्रयोग करके उन्हें राजनीति में अपने पक्ष की ओर मोड़ा जाता है। जैसे किसी पार्टी को जातिवाद से अगर फायदा मिल रहा हो तो वह जातिवाद को ज़्यादा उकसाएगी। यदि किसी पार्टी को हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा करने से ज़्यादा फायदा मिल रहा हो तो वह इस विवाद को ज़्यादा से ज़्यादा उभारेगी, लोगों की भावनाओं को भड़काएगी ताकि उसे राजनीति में फ़ायदा मिल सके। तो यहाँ पर उस प्रासंगिक परिस्थितियों में उपयुक्त तर्क का प्रयोग न करके किसी गलत तर्क का सपोर्ट किया जाता है और वह भी लोगों की भावनाओं को उकसाकर, तो वहाँ यह तर्क दोष उत्पन्न होता है। विभिन्न प्रचारों, विज्ञापनों, श्रोता समूहों में लोक उत्तेजक युक्ति का यह दोष प्राय मिलता है। श्रोता समूह की जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, रुचि आदि के अनुकूल धार्मिक प्रतीकों, सांस्कृतिक चिन्हों आदि के द्वारा जनता की भावनाओं को उत्तेजित करके किसी निष्कर्ष पर सार्वजनिक स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। सचित्र विज्ञापनों या रेडियो टीवी के विज्ञापन कार्यक्रमों में सामान्य उपभोक्ता के अनुमोदन और प्रशंसा के लिए उन्हीं की रुचि के अनुकूल उनकी भावनाओं एवं इच्छाओं को उत्तेजित करने वाले विज्ञापन प्राय तैयार किए जाते हैं। इस संदर्भ में हम हाल ही में फ्रांस में हुई घटना का उदाहरण दे सकते हैं। फ्रांस में किसी शिक्षक के द्वारा मोहम्मद साहब का कार्टून बनाए जाने के विरोध में एक अतिवादी ने उनकी गर्दन काटकर हत्या कर दी गई और इसको कुछ लोग तर्कयुक्त भी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह पूर्णतः गलत है। वस्तुतः किसी धर्म का अपमान करना भी गलत ही होता है, लेकिन लोकतंत्र में लोगों को अपने विचारों को प्रकट करने की जाहिर तौर पर आज़ादी होती है। तो लोकतंत्र में कई बार व्यक्ति ऐसे भी विचारों का प्राकट्य कर सकते जिससे अन्य लोग असहमत हो, तो वहाँ पर ऐसे लोगों को तर्क के द्वारा अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए और गलत प्रचार या गलत उदाहरणों को आप प्रॉपर कानूनों के तहत रोक सकते हो, लेकिन किसी हत्या की ओर बढ़ना, किसी दंगे को प्रायोजित करवाना, यह पूर्णतः गलत है और यह पिछड़े हुए समाजों की झलक है। आज के समय मनुष्य विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका है और यहाँ तक कुछ वैज्ञानिक तो ईश्वर का अस्तित्व भी नहीं मानते। अधिकतर मानवतावादी भी ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते। ऐसे में ईश्वर का नाम लेकर इस तरीके का अत्याचार करना पूर्णतः गलत है। इस संदर्भ में हम भारत का उदाहरण देख सकते हैं कि भारत पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा धार्मिक सहिष्णु देश है, जिसमें हमेशा से ऐसी किसी भी अतिवादी घटना को सपोर्ट नहीं किया गया है। हमारे यहाँ विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में ईश्वर की पूजा की जाती है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ प्राचीन देवी देवताएं, पत्थर, पेड़ पौधे, प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा, इन सब की पूजा आराधना की जाती है और किसी भी प्रकार की हिंसा उत्पन्न नहीं होती। खासकर हम दो विशेष धर्मों में ही इस तरह की विशेष हिंसा देखते, जो कि सेमेटिक धर्म माने जाते हैं। तो लोक उत्तेजक युक्ति में हम देखते हैं कि लोगों को बहकाकर, उकसाकर, उनकी भावनाओं को उबारकर इस तरीके की घटनाएं घटित की जाती है और यहाँ तर्क का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए यह तर्क दोष उत्पन्न होता है। अज्ञान मूलक युक्ति का दोष।
नाम से ही स्पष्ट है कि अभी भी संसार में कई बातें ऐसी है जिनके बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, जैसे कि ईश्वर का अस्तित्व है अथवा नहीं। तो यह ऐसी अवधारणा है कि कुछ लोग ईश्वरवादी है और वह ईश्वर के अस्तित्व में पूर्णतः विश्वास रखते हैं और ईश्वर की शंका उठाने वाले लोगों का खंडन करते हैं, जबकि कुछ विचारधाराएं इस प्रकार की है जो किसी भी ईश्वर की सत्ता को नहीं मानती और मानती है कि मनुष्य का विकास क्रमिक रूप से हुआ है और मानव बंदर का ही एक विकसित रूप है। डार्विन का विकासवाद इस संदर्भ में विभिन्न विज्ञानों में पढ़ाया भी जाता है। तो जब यह तर्क दिया जाता है कि कोई प्रतिज्ञप्ति अथवा तर्क या तर्क वाक्य इस आधार पर सत्य है कि इसे असत्य सिद्ध नहीं किया जा सकता, या यह तर्क दिया जाता है कि कोई तर्क वाक्य इसलिए असत्य है क्योंकि उसे सत्य सिद्ध नहीं किया जा सकता, तो वहाँ अज्ञानमूलक दोष होता है। अर्थात किसी बात को जहाँ हम निश्चितता का दावा नहीं कर सकते, वहाँ यह जब इस तर्क दोष का हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ उस बात को निश्चयक रूप से लोग वाक सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। उदाहरणार्थ, भूत की सत्ता में इसलिए विश्वास करना चाहिए क्योंकि यह कोई भी यह प्रमाणित नहीं कर सका कि भूत नहीं होते हैं। तो यहाँ कौन सा तर्क दोष उत्पन्न हुआ है? तो हम कह सकते हैं यहाँ अज्ञानमूलक तर्क दोष है, क्योंकि कथन की सत्यता तार्किक आधार पर प्रमाणित नहीं है बल्कि अज्ञान के आधार पर मान ली गई है। यह तर्क दोष प्राय मानसिक घटनाओं या अतीन्द्रिय ज्ञान आदि के विषय में उत्पन्न होता है, क्योंकि वहाँ कथन की सत्यता या असत्यता के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। उल्लेखनीय है कि यह दोष कानून की दृष्टि में दोष नहीं है, क्योंकि कानून का सिद्धांत तो यह है कि कोई भी व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक वह दोषी प्रमाणित नहीं हो जाता। जैसे यदि गवाह झूठी गवाही देने के लिए मशहूर हो तो उसकी गवाही पर उसके व्यक्तिगत आचरण को ध्यान में रखते हुए संदेह करना गलत नहीं है, किंतु यदि कानून किसी गवाह के बदनाम होने के कारण उसकी गवाही को संदेह युक्त मानने के बजाय पूर्णतः असत्य ही मान ले तो यह तार्किक दृष्टि से अनुचित है। क्योंकि जैसा कि हम व्यक्तिपरक दोष में आगे देखेंगे कि दुष्ट या बदनाम व्यक्ति भी कभी कभी सत्य बोल सकते हैं, उचित तर्क कर सकते हैं। अतः तर्क करने पर व्यक्तिगत आचरण या किसी भी प्रकार की विशेष परिस्थितियों अर्थात धर्म, जाति, विश्वास, प्रथा अथवा भाषा आदि का लांछन तार्किक दृष्टि से अनुचित है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है, तार्किक सत्य नहीं। तो इस अज्ञान मूलक युक्ति तर्क दोष को भी हम समाज में व्यापक रूप से देख सकते हैं। हमारे कई विश्वास ऐसे हैं जिनके बारे में हम कोई भी तर्क नहीं दे सकते और केवल आस्था के आधार पर हम उन चीज़ों में विश्वास कर लेते हैं और उससे हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। लेकिन यदि हम किसी ऐसे तर्क को पूर्ण निश्चितता के साथ दावा करें कि यही पूर्णतः सत्य है तो वह गलत होगा। तो किसी बात को सत्य तभी माना जा सकता है जब उसके समर्थन में हम व्यापक युक्तियों को प्रयोग कर सके और तर्क दे सके। यदि किसी युक्ति के लिए या किसी निष्कर्ष के लिए हमारे पास कोई समर्थन नहीं है तो हमें वहाँ अपनी वैधता का या पूर्ण निश्चयात्मकता का दावा का परित्याग कर देना चाहिए और सभी व्यक्तियों को अपने विचारधारा के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता वहाँ प्रदान की जानी चाहिए। अपनी विचारधारा को दूसरे पर थोपना पूर्णतः गलत है। धन्यवाद। अब हम अगले लेक्चर में प्रासंगिकत्व तर्क दोष के अन्य दोषों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।